नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की, जिससे हर एज ग्रुप आज सफ़र कर रहा है, पर बात कोई नहीं करना चाहता। और इसलिए आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर महुआ मजूमदार, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है, मनोचिकित्सक है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम, मेंटल हेल्थ आखिर है क्या? लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जो जानते हैं या समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य होता है, फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इलनेसेस होते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य जो कि हमारे दिनचर्या, हमारे मूड, हमारे विचार, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है और उनको सक्षम तरीके से कार्य करने के लिए हमें मदद करती है। उनको सही रखने के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही रहना बहुत ज़रूरी है। मैम, आज हमारे देश में मनोचिकित्सक बहुत सारे हैं, पर फिर भी लोग जाने से क्यों कतराते हैं? मनोचिकित्सक बहुत सारे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में, जहाँ हमारे देश में 18% हम वैश्विक पूरे जनता में कंट्रीब्यूशन देते हैं ग्लोबली, उसमें 10,000 लोगों में हमारे पास केवल 2,445 लोग मानसिक तरीके से पीड़ित होने पर बीमारी के लिए दिखाने जाते हैं, जबकि हमारी ये जो प्रोपोर्शन है या जो डेटा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। पर इसके लिए संकोच रहता है, लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि मानसिक तरीके से बीमार होना या मानसिक तरीके से पीड़ित होना लोगों को लगता है कि ये शर्मनाक स्थिति है और इसके लिए लोग अपनी तकलीफ़ों को लेकर नहीं जाते हैं मानसिक बीमारी के लिए मनोचिकित्सक के पास। मैम, पहले की अपेक्षा अगर अब की बात की जाए तो जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसके रीज़न्स कई सारे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा आजकल अगर आप देखें तो सोशल मीडिया का जो हमारे प्रति इन्फ्लुएंस है, खासकर युवावस्था पीढ़ी में, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस होती है, वो सोशल मीडिया के चक्कर में आकर वो मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य को गवा बैठती है। और जितना हमारे लाइफ में अभी स्ट्रेस हो गया है, चाहे वो जॉब के वजह से हो, चाहे वो रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने के वजह से हो, चाहे वो आपसी अनबन हो, वो सारा टॉलरेंस लोगों में कम हो चुका है, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ गया है, जिसके कारण लोग मानसिक स्वास्थ्य खो बैठ रहे हैं। मैम, अगर पैसिफिक हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल क्या कर रहा है अपने पेशेंट्स के लिए? मनोचिकित्सक विभाग में हमारे पास आईपीडी और ओपीडी दोनों उपलब्ध है सेवाएं। ओपीडी में हम सबसे पहले तो देखते हैं मरीज़ को और वहाँ पे डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए हम वहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमें लगता है कि उनकी जो लक्षण है वो तीव्रता ज़्यादा है और उनको संभालना घर पे परिवार वालों के लिए, अन्य सदस्यों के लिए तकलीफ़दायक हो जाता है, तो हम उनको उस तरीके से उनको बताते हैं कि वो एडमिशन के हिसाब से हमारे पास भर्ती के लिए रहे, ताकि हम आईपीडी बेसिस में उनका और उपचार बेहतर तरीके से 5 से 10 दिन, 15 दिन उनकी तीव्रता के लक्षण के तीव्रता के ऊपर हम उनको भर्ती रख सकें। अच्छा, अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए तो आपके पास जो पेशेंट्स हैं वो कौन सी एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा आते हैं? ये लोगों को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक तरीके की बीमारियां बचपन से लेकर बूढ़े तक हर एज में फैला हुआ है और हर एज ग्रुप के लोग हमारे पास ओपीडी में और आईपीडी में आते हैं। अच्छा, कुछ लक्षण भी होते हैं, अगर क्योंकि सिम्टम्स अगर हम गूगल करते हैं तो कई सारे हज़ारों सिम्टम्स आ जाते हैं, बट बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं कि वाकई में आप मेंटल हेल्थ का शिकार है, आप डिप्रेशन का, आप एंजाइटी का शिकार है? मानसिक तरीके की बीमारियां बहुत सारी है और लोगों को लगता है कि अगर मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं तो वो पागल है, पर पागलपन एक तरीके की बीमारी है जिसको आम लोग जनता कहती है स्किज़ोफ्रेनिया। बट स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, अन्य बहुत सारे बीमारी है जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना
यानी कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें कि अल्कोहल, निकोटीन, टोबैको, कैनबिस यानी कि गांजा, भांग, अफीम यानी कि ओपियोइड और अन्य ड्रग्स जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स, इनका मिसयूज़ होता है। और बच्चों में भी बहुत सारे बीमारियां, मानसिक बीमारियां पाई जाती है, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, जिसे कि हम मंदबुद्धि कहते हैं। ये आपने टाइप्स बता दिए सारे के सारे, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मैं एंजाइटी का शिकार हूँ? मुझे कैसे फील होना शुरू होगा? कौन से सिम्टम्स, कौन से लक्षण मेरे में डेवलप होने शुरू हो जाएंगे? तो हर बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं और उनकी क्राइटेरिया भी अलग अलग रहती है। जैसे कि अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको नींद की तकलीफ़ हो सकती है और मन आपका लगातार 15 दिन से ज़्यादा आपका मन उदास, नाखुश रह सकता है। इसमें आपको भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना हो सकता है। अनिद्रा की भी शिकार हो सकते हैं या नींद ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। आपको जो पहले काम करने में रुचि महसूस हो रही थी, अब वो अरुचि में बदल जाती है। और इसमें कभी कभार जब तीव्रता ज़्यादा होती है तो ऐसे में लक्षण आत्महत्या के भी विचार आने लग जाते हैं। तो ये सारे लक्षण अगर आप में हो तो, और वो लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो, तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन के लक्षण है। क्या पैनिक अटैक भी एक मेंटल हेल्थ का ही पार्ट होता है? जी बिल्कुल, पैनिक अटैक भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पार्ट होता है, जहाँ पे आपको शारीरिक और मानसिक तरीके से, दोनों तरीके से तकलीफ़ें होने लगती है। शारीरिक तकलीफ़ें इस तरीके से होती है कि आपके हाथ पाँव ठंडे होने लगते हैं, आपको पसीने छूटने लगते हैं। और मानसिक तरीके से ये होता है कि आपको बार बार एक ही चिंता आती रहती है कि कुछ हो जाएगा, मुझे परेशानी होगी, मैं मर जाऊँगा। इस तरीके के ख्याल विचार आपको जकड़ लेते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि जब जब कोई पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा है तो अपनी ब्रीथ लूज कर देता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई मेडिसिन होती है या फिर कोई और भी कुछ उपचार होते हैं जो कि घरेलू तरीके से हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें संभव है। एक कि अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं, साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, तो आपको वो पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने के बाद आपको दवाई बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि योग प्राणायाम जो हम करते हैं, तो अनुलोम विलोम एक तरीके का एक्सरसाइज है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। और बैक काउंटिंग जिसे हम कहते हैं, आप 100 से उल्टी गिनती 1 तक करें, जिसमें कि आपका फोकस आपका सिर्फ श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में फोकस रहता है, तो वो आपको बहुत मदद करती है। यानी कि बेसिक तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो आप अपना ध्यान हटाइए अगर जितना हो सके, और इसलिए हमें बैक काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल मैम, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को एक बार पैनिक अटैक आना शुरू हो गया तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा? क्या इसको कभी ख़त्म भी किया जा सकता है जड़ से बिल्कुल, या फिर ये है कि आपको कभी भी आ सकता है? कभी भी ज़रूर आ सकता है, पर ऐसा नहीं है कि अगर एक बार पैनिक अटैक आया है तो वो ज़िंदगी भर पैनिक अटैक रहेगा। सबसे पहले तो आप ये लक्षण पहचानें और उसके बाद आप परामर्श के लिए आप मनोचिकित्सक से मिलें। मनोचिकित्सक आपको इवैल्यूएट करके आपके टेस्ट्स करवा सकते हैं और आपको दवाई गोली दे सकते हैं। अगर आप दवाई गोली नहीं लेना चाहे तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जो कि आपको इनके लिए आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन होता है, वो सिखाते हैं, ताकि आपका जो कॉग्निशन है, जो आपकी थिंकिंग है, वो चेंज करके आपके नेगेटिव थिंकिंग जो हो रही है, जिसके वजह से आपको डर महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बार बार ये विचार आ रहा है, वो विचार कम करने में वो ट्रेन करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ये थेरेपी आपको दे सकते हैं। हम अभी साइकोलॉजिस्ट का आपने जिक्र किया, तो क्या साइकेट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट अलग अलग होते हैं? जी, साइकेट्रिस्ट वो होते हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जिनकी एमडी की डिग्री होती है, एमडी, डीपीएम या फिर डीएनबी इन साइकेट्री। वो 3 साल का कोर्स होता है और उसमें स्पेशलिटी करते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जिनका आर्ट्स या साइंस का बैकग्राउंड हो सकता है और वो एमफिल, पीएचडी या साइट डी के नाम से डिग्री हासिल करते हैं। साइकेट्रिस्ट वो मनोचिकित्सक होते हैं जो आपको मेडिकेशंस यानी दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करने का लाइसेंस रखते हैं, जबकि साइकोलॉजिस्ट्स आपको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं,
पर वो आपको थेरेपी दे सकते हैं, जो कि अन्य तरीके की थेरेपी और काउंसलिंग में मदद होती है। क्या एक सही टाइम पे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना या फिर साइकेट्रिक्स के पास नहीं जाना आपके जानलेवा हो सकता है, आत्महत्या के सुसाइडल अटेम्प्ट्स के अलावा अगर बात की जाए तो? जी, अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया या वायलेंट बिहेवियर देखें और अगर आप देखें कि ऐसे में घर में इंसान को संभालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में आप उनको जल्द से जल्द परामर्श के लिए मनोचिकित्सा विभाग में ले जाएं और उनका इलाज करवाएं, क्योंकि ऐसे में वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सामने वाले को भी नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मैम, कई सारे सवाल और मैं आपसे पूछूंगी मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक अवेयरनेस लाना। क्योंकि बात ये है कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि अभी तक लोग अवेयर हुए ही नहीं है। एक वो जो रीच बननी चाहिए थी वो रीच अभी तक बनी नहीं है, पर वो बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर महुआ मजूमदार हमारे साथ में लगातार मौजूद है। मैम, क्योंकि जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं आदिवासी एरिया है, यहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं आएंगे अगर उनको जब तक कुछ अलग ही उनकी भ्रांतियाँ चलते दिमाग में कि ये डायन हो सकती है या फिर जादू टोना हो सकता है, तो उपचार के लिए भी वो एक और जादू टोना करते हैं चौराहों पे जा करके। क्या इस तरह के केसेस से आपने डील किया कभी? जी बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों की मान्यता ये है कि ये सारे जो मानसिक तरीके की बीमारियाँ होती है वो एक्चुअल बीमारी होती नहीं है, और ये होती है तो वो क्योंकि आपके कर्म बुरे हैं या ये कोई डायन या चुड़ैल या ऊपरी हवा के वजह से होती है, जो कि ये सरासर मिथ्या है। और जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भी तरीके के हमारे साइकेट्रिक इलनेसेस या मानसिक बीमारियां होती है वो ज़्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स जो तत्व होते हैं हमारे ब्रेन में, उनके इम्बैलेंस के वजह से होती है, और उनके इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए ही हम इतने सारी दवाइयाँ और साइकोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हम इसके अलावा हम कोटा की बात करते हैं। वैसे तो ओवरऑल भी बात की जाए तो सुसाइडल केसेस बच्चों के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनको पढ़ाई का प्रेशर शायद बहुत ज़्यादा है। बट क्या ये भी एक मेंटल हेल्थ और इसे डील किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे डील किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर हम कोटा की बात करें या सीकर की बात करें, जो कि अब एजुकेशनल हब है और हर जगह आप बहुत सारे केसेस रोज़ाना पढ़ते हैं अखबार में। इनके वजह से इनका कारण पीछे ये है कि वो मानसिक तरीके से अस्वस्थ है, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर है, और घर से भी दूर होने के वजह से वो सोशली आइसोलेट फील करते हैं। एक नई जगह पे जहाँ पे बाकी सारे बच्चे हम उम्र के वो सारे लोग एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, अपने खान पान का ध्यान रखना, 6 से 8 घंटे लगातार अच्छी नींद लेना, ये सारी चीज़ें, और थोड़ा सा व्यायाम कर पाना, ये सारी चीज़ें मदद करती है उनके मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में। जब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है तो कोई भी बच्चा, खासकर ये युवावस्था, शिकार हो जाते हैं मेंटल इलनेसेस की। मैम, ज़रूरी है कि जब इन बच्चों की काउंसलिंग हो रही हो तो साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है वो वहीं से आता है। बिल्कुल, अगर कोटा की या स्टूडेंट्स की जो दूर पढ़ रहे हैं उनके लिए हम एक तो कि बहुत सारे पोर्टल्स खुले हैं ऑनलाइन, जहाँ पे वो मनोचिकित्सक और वो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो जाकर मिल नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि परिवार वालों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि अगर हम मनोचिकित्सक के पास जाकर मिलते हैं तो सिर्फ परिवार में जो पीड़ित है वही नहीं, पर जो बाकी परिवार के सदस्य हैं जो उनकी देखभाल की जिम्मेदार है, उनको उनके लक्षण के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में, उनकी दवाई गोली और उपचार के बारे में जानकारी रखना और सवाल के जवाब उनको मिलना उतना ही अनिवार्य है। इंडिया की अगर बात मैं करूँ तो कई सारे केसेस आ रहे हैं, मर्डर के केसेस आ रहे हैं, और मर्डर भी होते हैं ब्रूटल मर्डर, जो कि शायद हम सोच नहीं सकते, सोच के परे वो मर्डर्स होते हैं। तो मैम, क्या लगता है कि ये भी कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल इंसान ऐसे कृत्यों को अंजाम दे सकता है। अगर आप ऐसे मर्डर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही उनका बैकग्राउंड एक साइकेट्रिक इलनेस के वजह से हो। प्रवृत्ति ज़रूर बढ़ जाती है, वो लोगों को हिंसक बना ज़रूर सकती है, पर
अक्सर ये होता है कि जो मानसिक तरीके से पीड़ित होते हैं वो खुद हिंसा के शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, एक्सट्रीम एंगर, क्या ये आपको कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकता है मेंटल हेल्थ से? बिल्कुल, चाहे आप किसी भी उम्र में देखें, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाना, ये अक्सर हम जिसको कहते हैं प्रोड्रोमल फेज़ में, यानी कि बीमारी के शुरुआती दिनों में ये अक्सर एक मुख्य लक्षण के तरीके से उत्पन्न होती है। आगे चलकर पूरी तरीके से किसी भी तरीके से साइकोटिक इलनेसेस यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर, एक्यूट ट्रांजिएंट एंड साइकोटिक डिसऑर्डर, ये सारे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, पैसिफिक हॉस्पिटल क्या जागरूकता लाने के लिए मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ कदम उठा रहा है? जी बिल्कुल, हम हर साल मेंटल हेल्थ वीक मनाते हैं जो कि अक्टूबर महीने में आता है और लगातार बहुत सारे मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, जहाँ की हम स्टूडेंट्स को, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको, बाकी फैकल्टीज़ को, बाकी दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स से मिलते हैं, नर्सिंग स्टाफ जो है उनको हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं और उनके केयर गिवर्स हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, उनको हम इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में शामिल करते हैं और इस तरीके से हम जागरूकता बढ़ाते रहते हैं। मैम, आपको लगता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती है उनसे ज़्यादा जो शिकार है मेंटल हेल्थ का वो हाउसवाइफ्स हैं जो लेडीज़ घर के अंदर रह रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि मानसिक तरीके से बीमार होना उनका अकेलापन है और ये एक ड्रॉबैक के तरीके से उनके लिए सामने आता है। और जहाँ तक बात करें हम अपने देश की, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनको बोलने का हक या उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जाती है, और जहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है तो वो अपने मन के विचार खुलकर प्रकट नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर और सुसाइडलिटी यानी आत्महत्या के विचार के भी शिकार बन जाते हैं। एक और मिथ है कि अगर आप किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास में जाते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो आपको मेडिसिन देंगे। जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं आप सही, और जैसे आप मेडिसिन छोड़ देंगे तो आप शायद वापस बैक टू ट्रैक आ सकते हैं। क्या ये भी सच है? नहीं, हम ज़्यादातर जो दवाइयाँ लिखते हैं उपचार के लिए वो एडिक्टिव नहीं होती है, यानी उनकी आदत नहीं लगती है। हालांकि कुछ ड्रग्स हम ज़रूर ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनमें आदत पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हम यूज़ करते हैं वो इसीलिए लंबे तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर ज़्यादातर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, वो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी उनकी आदत नहीं लगती है और उनको छोड़ने पर समस्याएं, लक्षण वापस उत्पन्न हो सकती है, पर उसके वजह से उनको आदी नहीं कहलाते हैं। अच्छा, अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या बदलाव करें कि आप मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें? आप रोज़ाना वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत मस्ट है, योग प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, 8 घंटे की नींद अवश्य लें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। क्या वजह है मैम, छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद प्रॉपर समझ भी नहीं होती, पूरी जीवन की एक पूरी लाइफ उनके आगे होती है और वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं? मेंटल हेल्थ का शिकार ज़रूर होते हैं, पर जागरूकता बढ़ाने से और स्कूल लेवल पे इस बात की जागरूकता लाने से हम इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर बात कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं और तुरंत निकटी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है कि स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर या फिर ऑफिसेज़ के अंदर एक कैंप लगाए जाने चाहिए महीने के तौर पे, हर मंथ, कि वहाँ पर आपको सिखाया जाए कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल, स्कूल्स में, इनफैक्ट आजकल हर स्कूल में मैंडेटरी हो गया है एक काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट का होना, क्योंकि बच्चे हर उम्र में अलग अलग तरीके के इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि वो घर पे या अपने क्लास टीचर को कैसे बताए, अपने दोस्तों में कैसे बताए। तो ऐसे में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट हर एक स्कूल में अगर रहते हैं, इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं, तो वो डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट आगे साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम एकदम इमोशनली ब्रेक डाउन फील करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, अचानक से रोना शुरू हो जाता है और ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। क्या वजह लगती है उनकी मेन तौर पे? इमोशनली ब्रेक डाउन ज़रूर होते हैं, पर इमोशनल ब्रेक डाउन के कई कारण हो सकते हैं। आपके जो लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं वो,
जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, एक बच्चा आ गया, तो उसके वजह से भी पोस्टपार्टम साइकोसिस या पोस्टपार्टम ब्लूज़, जो कि आपने नाम सुने होंगे, वो भी होते हैं। और वर्किंग वुमेन का स्ट्रेस, घर, समाज, परिवार, हर चीज़ को साथ लेकर चलने का जो स्ट्रेस है, जो कंपटीशन है, वो हर इंसान अपने अपने तरीके से, पूर्ण तरीके से कोशिश करता है। और जब वो ये सब करने में असक्षम रहता है तो वो मानसिक तरीके से पीड़ित हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक मेंटल हेल्थ का पेशेंट एक बड़े क्राइम को अंजाम दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर आप उनका टाइमली मैनेज कर सके, इवैल्यूएट करवा सके, तो वो आप उसकी होने की संभावना ज़रूर कम कर सकते हैं। मैम, क्या ऐसी लाइफस्टाइल अपनाई जाए कि कभी मेंटल हेल्थ का शिकार हो ही ना? क्योंकि योगा आपने बताया, इसके अलावा क्या कुछ खान पान में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल। आप अगर अच्छा पौष्टिक और घर का बना खाना खाते हैं, जो कि सबसे स्वादिष्ट होता है, तो उससे आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा रहता है। आप रोज़ाना 6 से 8 घंटे पर्याप्त नींद लें, ताकि आपको आगे चलकर तकलीफ़ें कम से कम रहें। मैं चाहती हूँ कि एक हेल्थ टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को ज़रूर दे दें कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को इस तरह से मेंटेन करें कि मेंटल स्ट्रेस से एकदम दूर रहें। जिस तरीके से आप फिज़िकल डिसऑर्डर्स या फिज़िकल इलनेसेस पर ध्यान देते हैं, उसी तरीके से आप मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को और इलनेसेस को उस पर भी तवज्जो दें। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप या आपके कोई निकटी रिश्तेदार इन लक्षणों के साथ, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, ओसीडी, अन्य तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं, तकलीफ़ में है, तो उन्हें अपने साइकेट्रिस्ट के पास ले जाए, ताकि उनका परामर्श हो सके और उन्हें उपचार और इलाज मिल सके। आप खाने पीने का ध्यान रखें, घर का बना स्वादिष्ट खाना खाएं और बाहर के खाने या ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला, मसाले वाला खाना अवॉइड करें, ताकि उससे होने वाले जीआई सिम्टम्स दूर रहे और आप 6 से 8 घंटे नींद निकालें। फिज़िकल एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम ज़रूर करें। रोज़ाना थोड़ा वक्त ज़रूर उसके लिए निकालें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सही रख सकें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि इस पूरे एपिसोड के दौरान ये आपको समझ आया होगा कि मेंटल हेल्थ आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से आप अपनी एक बेटर लाइफस्टाइल के साथ में अवेयरनेस फैला के आप ना सिर्फ खुद की ज़िंदगी बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। पर इस एपिसोड में आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।